Niels Bohr atomic model. Niels Bohr, a Danish physicist in 1913, gave a theoretical explanation of line spectra. इन्होंने ये तो एक एक्चुअली फिज़िक्स डैनिश साइंटिस्ट थे नील बोहर इन 1913 के अंदर इन्होंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी लाइन स्पेक्ट्रा के हवाले से। और नील बोहर जो है उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ओबे करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स दी थी। इन्होंने ये कहा था कि द एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, एनर्जी जो है वो क्वांटा की फॉर्म में होती हैं। ही प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव ओनली इन सर्टेन अलाउड लेवल्स। उनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है अपने ऑर्बिट में, और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव करता है जो उनको अलाउ किए गए थे, जो कि नेचुरली तौर पर उनको दिए गए थे, जिनको हम एनर्जी स्टेट के नाम से जानते हैं। डज नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली देयरफॉर विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जब उनको अलाउड एनर्जी लेवल पर मूव करना है तो अलाउड एनर्जी लेवल पर मूव करते हुए वो किसी किस्म की एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते, और यही वो वजह है कि उनकी एनर्जी लूज़ नहीं होती और वो न्यूक्लियस में नहीं गिर पाते। सेकेंड स्टेटमेंट जो है नील बोहर की वो ये थी, द एटम रेडिएट एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जो एटम है वो एनर्जी रेडिएट करता है, और वो जो करेगा वो लाइट की फॉर्म में करेगा, और ये सिर्फ जब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपने हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे, यानी कि E2 से E1 की तरह जब वो मूव करेगा तो फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड, जिस फॉर्म में वो जो एनर्जी है वो रेडिएट होती है उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो एनर्जी का क्वांटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H फ्रीक्वेंसी, HV यानी कि प्लांक्स क्वांटम। यहाँ पर जो H है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और V जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो कि इक्वल है हमारे पास टोटल एनर्जी के। और वो अगर हम E2 में से यानी कि हायर स्टेट में से लोअर स्टेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा, जो उसकी एक्चुअल एनर्जी होगी, जो एनर्जी उसके अंदर चेंज आता है जब E2 से E1 में वो जंप करता है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है किसी भी न्यूक्लियस में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर अगर हम कार्बन की बात करें तो 6, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 7 एंड सो ऑन। व्हाट इज मास नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, एंड द मास नंबर इज एक्चुअली द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर जो है वो एक्चुअली सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, जो कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर किसी एटम के अंदर मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप सम कर दें तो वो उसका मास नंबर होगा। इसका फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। और इस फॉर्मूले के ज़रिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, और मास नंबर भी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A माइनस Z। एग्जाम्पल, मास नंबर ऑफ सोडियम जो है वो हमारे पास कितना है 23। इसी तरह से आइसोटॉप, द आइटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जिनके पास एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसको हम आइसोटॉप कहेंगे। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम सेम एलिमेंट के एटम की बात करें तो उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होंगे, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होगा। ये भी आइसोटॉप की एक डेफिनेशन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 या 35, और 37 भी और 36 की अगर हम बात करें, ये दोनों मासेस भी हैं क्लोरीन के जो कि आइसोटॉप हैं। एक्चुअली 35 है
और 36 और 37 हमारे पास आइसोटॉप की कंडीशन में होते हैं। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। द प्रोटियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जो है वो ट्रेसर की बहुत माइन्यूट अमाउंट में फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, बहुत माइन्यूटली। उसके अलावा ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, डायग्नोसिस में, डिजीज़ जैसे कि कैंसर की डिजीज़ में ये इसको डायग्नोस करने में इस्तेमाल होता है। ये कैंसर कौन सी पोजीशन में, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं आइसोटॉप की हेल्प से। रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं ईजिली तौर पर बॉडी की मूवमेंट में भी, और कोई भी कॉम्प्लिकेट सिस्टम हो, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है उसको आइडेंटिफिकेशन में हम आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में करता है, जिसको हम एनर्जी लेवल या शेल्स कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पर है, तो जो सेटलमेंट होती है, ये जो अरेंजमेंट है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। जो शेल्स होते हैं किसी भी एटम के, वो K, L, M, N, O और P ऑर्बिट्स ये शेल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हर एक शेल जो है वो N से रिप्रेजेंट होता है, और उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली उसको कंसिडर कर सकते हैं। On the basis of these number we can calculate the number of maximum electron in these shells. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फार्मूले से 2n मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कंसिडर करेंगे। फर्स्ट शेल है जो कि K है, उसके लिए फार्मूला ये है हमारे पास, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं। L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, M शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं।